नेक्स्ट बात करते हैं इनएडमिसिबल डिडक्शंस की, मतलब जो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, ये डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। कौन से इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा? मान लीजिए आपने इंटरेस्ट पे किया आउटसाइड इंडिया, टीडीएस नहीं काटा उसका, आपने क्या किया, उसका टीडीएस नहीं काटा आपने, और उस बंदे का कोई एजेंट भी नहीं है इंडिया में, उस बंदे का कोई इंडिया में एजेंट भी नहीं है, आपने टीडीएस नहीं काटा और एजेंट भी नहीं है, तो वो इंटरेस्ट आपको अलाउड नहीं होगा, वो आपको डिसअलाउड हो जाएगा, मतलब आप उसको आप पर लेस नहीं कर सकते। अनरियलाइज रेंट या एरियर्स ऑफ रेंट का आपको पैसा मिल गया है, जैसे जो टेनेंट आपको पैसा नहीं दे रहा था, जो टेनेंट आपका घर छूट के चला गया था, उसने आपको पैसा दे दिया है, तो वो टैक्सेबल होगा इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट, जब वो आपको मिला है उस साल में आपका टैक्सेबल हो जाएगा, और उसका 30% आपको डिडक्शन, उसका आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगा। अब ये मान रखना, ये अमाउंट जब भी आपको मिला है 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, ये आपके हाथ में टैक्सेबल होगा, इवन आप उस टाइम उस प्रॉपर्टी के ओनर हो या नहीं हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपके हाथ में हाउस प्रॉपर्टी एड में टैक्सेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं को ओनरशिप। अगर प्रॉपर्टी में, एक प्रॉपर्टी में 2 ओनर है, एक प्रॉपर्टी के 2 ओनर है, एक घर है जिसमें 4 रूम है, उसमें 2 भाइयों का ओनरशिप है, 2 रूम एक भाई के पास है, 2 रूम एक भाई के पास है, तो उसके केस में आपको डिडक्शन कैसे मिलेगा? अब मेरी बात समझना, हाउस प्रॉपर्टी या तो लेट आउट है या वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। लेट आउट है तो आपको पूरे इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन मिल जाएगा, बस उसका प्रोपोर्शन हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, अपन कैसे करेंगे ना, जैसे हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, टोटल अपन इनकम कंप्यूट करेंगे, टोटल अपन इनकम कंप्यूट करेंगे, और एज अ नॉर्मल प्रोसीजर के रूप में अपन नॉर्मल प्रोसीजर से अपन क्या करेंगे ना कि अपन हाउस प्रॉपर्टी एड का इनकम कंप्यूट करेंगे, और उसको फिर ओनर है जो अपने उनके ओनर्स हैं, उनका जो स्पेसिफिक रेशियो होगा, या फिर मान लीजिए अगर 4 रूम है उसमें से 3 एक भाई के हैं और एक भाई का 3:1 में अपन बांट देंगे, या फिर जो भी उनका रेशियो सेट किया हुआ उसमें अपन उसका इनकम को बांट देंगे, हाउस प्रॉपर्टी एड के इनकम को उसमें बांट देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरेस्ट का डिडक्शन। तो इंटरेस्ट का पता है आपको, डिडक्शन जैसे लोन लिया है वैसे मिल जाएगा, अगर हाफ ऑफ है तो हाफ ऑफ करके उसको डिडक्शन अपना मिल जाएगा। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो इंटरेस्ट का डिडक्शन पता है ना, 2,30,000 मैक्सिमम मिलता है, और मैंने क्या बताया उसमें कि ये ओनर वाइज मिलता है, प्रॉपर्टी वाइज नहीं मिलता है। अगर एक प्रॉपर्टी के 2 ओनर है तो दोनों को अलग अलग 2-2 लाख का डिडक्शन आपको मिलने वाला है, अलग अलग 30,000 का आपको डिडक्शन मिलने वाला है। अब एक टर्म आता है उसका नाम है डीम्ड ओनरशिप। डीम्ड ओनरशिप मतलब क्या, आपको मालिक मान लिया जाएगा, आपको मालिक मान लिया जाएगा, आपको मालिक मान लिया जाएगा। कब मान लिया जाएगा? आपने अपने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी है स्पाउस को, अपनी पत्नी अपने पति को आपने क्या किया है, अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी है, और वो जो ट्रांसफ़र किया है आपने वो बिना कंसिडरेशन के किया है या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए किया है। मतलब कैसे, 10 करोड़ का घर था, आपने कहा 10 रुपये में भाई तो ले जा, 10 रुपये में ले जाए, तो ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है। या फिर आपने फ्री में दे दिया है, तो उसके ओनर भली अभी ये बन गई है, पर आप ओनर उसके माने जाओगे, इससे जो रेंटल इनकम होगा वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर मान लो डाइवोर्स हो गया, आपका डाइवोर्स हो गया है, तब आपने प्रॉपर्टी अपनी पत्नी को ट्रांसफ़र की या अपनी पत्नी ने अपने पति को ट्रांसफ़र की है, ये होता नहीं है जनरली, बट की है मान लीजिए, तो उस प्रॉपर्टी का ओनर वो पत्नी या वो पति ही माना जाएगा जिसको ट्रांसफ़र हुआ है। अगर मिस्टर ए ने मिसिस ए को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया है एट द टाइम ऑफ डाइवर्स, तो वो मिसिस ए ही उस प्रॉपर्टी की ओनर मानी जाएगी, मिस्टर ए ओनर नहीं माना जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपने माइनर चाइल्ड को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है विदाउट कंसिडरेशन या इनएडुकेट कंसिडरेशन में, तो आप ही ओनर माने जाओगे। बट ध्यान रखना, इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि अगर आपने माइनर मैरिज डॉटर को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है तो आप उस केस में आप ओनर नहीं माने जाओगे, वो मैरिज डॉटर ही आपकी ओनर मानी जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया है ना, अपने बच्चे को या फिर अपने स्पाउस को क्या किया है, केस दिया है, गिफ्ट में पैसा दे दिया, और उस बच्चे ने या स्पाउस ने क्या किया, उस पैसे से घर खरीदा है, उससे जो रेंटल इनकम आ रहा है वो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, वो क्या बोलते हैं अपने उस बच्चे के नाम पे, बच्चे के हाथ में या फिर स्पाउस के हाथ में वो रेंटल इनकम टैक्सेबल होने वाला है। ध्यान रखना, अगर आपने ये कहते हैं ना फर्स्ट जनरेशन इनकम ही आपके हाथ में टैक्सेबल होगी, जैसे कि केस से घर खरीद लिया, ये सेकंड हो गया ना, ये आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। अब देखो सर, प्रॉपर्टी की कैसे ओनरशिप मानी जाएगी। मान लीजिए ट्रेडिशन के हिसाब से क्या होता है ना कि एचयूएफ के कर्ता के नाम पे सब कुछ प्रॉपर्टी वगैरह होती है, तो ट्रेडिशन के हिसाब से आपके नाम पे प्रॉपर्टी है एचयूएफ में, ट्रेडिशन के हिसाब से आपके नाम पे प्रॉपर्टी है, तो उसका मालिक एचयूएफ ही माना जाएगा, आप उसके मालिक नहीं माने जाओगे। बट लीगल डॉक्यूमेंट पूरे किए हैं, पूरे पेपर्स पे लिखा दिया स्टाम्प वगैरह कि भाई आप इसके ओनर हैं, तो आप ही ओनर इसके माने जाओगे। चलिए
मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब देखो सोसाइटीज़ में क्या होता है ना कि घर किसी मेंबर के नाम पे नहीं होता। जैसे कि एक सोसाइटी में 100 घर है तो 100 सारे घर एक मेंबर के नाम पे नहीं होते, हर घर अपने अलग अलग मेंबर के नाम पे नहीं होता है, वो सारे घर एक सोसाइटी के नाम पे होते हैं, वो सारे घर सोसाइटी के नाम पे होते हैं। सोसाइटी उनमें से घर एक एक मेंबर को अलॉट करती है। अब जिस मेंबर को जो घर अलॉट हुआ है वो अगर वो भाड़े पे चढ़ाता है, उसको रेंट पे चढ़ाता है, उसका जो रेंटल इनकम आता है वो सोसाइटी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, वो उस मेंबर के हाथ में टैक्सेबल होगा, वो मेंबर उसका ओनर माना जाएगा। भले ही प्रॉपर्टीज़ में उसमें पेपर्स में उसका नाम नहीं लिखा है मेंबर का कि आप ओनर हैं, ओनर उसकी सोसाइटी रहेगी, बट जिसको अलॉट हुआ ना वो उसका डीम्ड ओनर माना जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। जैसे कि अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि हाउस कोऑपरेटिव सोसाइटी है मुंबई में, और जिसने क्या किया है रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाया और मिसिज अंजलि को एक अलॉट किया 302 नंबर फ्लैट, 302 नंबर उसको फ्लैट अलॉट किया है, और लीगल टाइटल उसका अलॉट फ्लैट का नाम किसके नाम पे है, सोसाइटी के नाम पे है, अंजलि के नाम पे वो नहीं है। हाउ लिव इन द फ्लैट एंड हैव फुल राइट्स, उसके पास पूरा राइट है, बस उसमें रिनोवेशन करवाने का, उसको बेचने का सारा राइट है। तो अकॉर्डिंग सेक्शन 27 सबसेक्शन 3 वो ओनर डीम्ड ओनर मानी जाएगी, और अगर उसको रेंटल इनकम होता है वहाँ से तो वो उसके हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बात करते हैं पर्सन इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब क्या होता है ना कि एक पर्सन के हाथ में प्रॉपर्टी का पोजीशन है, बस सेल डीड नहीं बनी हुई है, सेल डीड नहीं बनी है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट चिल्ला चिल्ला के कहते हैं भाई ये हमारा ओनर ये है, हमारा ओनर ये है। सारे डॉक्यूमेंट, बिजली का बिल बोलता है कि भाई हमारा ओनर ये है, दूसरा कोई डॉक्यूमेंट है या फिर एग्रीमेंट टू सेल है, पावर ऑफ अटॉर्नी है, उसमें सब में लिखा है कि हमारा ओनर ये है, बट सेल डीड नहीं बनी हुई है। तो भाई अगर सारे डॉक्यूमेंट कह रहे हैं कि हमारा ओनर ये है तो हमारा ओनर वही रहने वाला है, ज़रूरी नहीं है कि सेल डीड बनी हो, बट ये 2-3 कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली वो जो प्रॉपर्टी का पोजीशन है उस बंदे को ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, और जो पैसा है उस प्रॉपर्टी का उसने दे दिया होना चाहिए या फिर उसको प्रॉमिस कर दिया होना चाहिए कि मैं आपको पैसा दे दूंगा, और अदर डॉक्यूमेंट्स में इसका नाम लिखा होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए कि ये अपना ओनर है। चलिए, पर्सन हैविंग राइट्स इन प्रॉपर्टी फॉर द पीरियड नॉट लेस देन 12 मंथ। अब क्या लिखा है ना, अब आपने ये पहले सुना होगा कभी कि मतलब अगर 12 महीने से ज़्यादा घर में रह गए तो घर अपना है। वो राइट कहाँ से मिला, ये राइट कहाँ से मिला हुआ है कि अगर आप किसी घर में 12 महीने से ज़्यादा रहना है विदाउट एनी एग्रीमेंट, आपके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, आप बस ऐसे ही रहते जा रहे हैं 12 महीने से ज़्यादा, 12 साल से ज़्यादा सॉरी, तो वो घर के ओनर आप मान लिए जाएंगे। बट अगर आप किसी घर में 12 साल से ज़्यादा रहते हैं और वो क्या करता है 11-11 महीने के वो कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, हर 11-11 महीने के एग्रीमेंट करवाता है, तब आप ओनर नहीं होंगे उस केस में। बोलिए आप 15 साल रहो चाहे 20 साल रहो, बिना कोई एग्रीमेंट के आप लगातार 12 महीने से ज़्यादा आप रह गए, 12 साल से ज़्यादा आप उस घर में रह चुके हैं, तो उस घर के आप ओनर मान लिए जाओगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये एक्सेप्शन में मैंने वही लिखा, अगर एग्रीमेंट करवाया है उसने बीच बीच में तो आप ओनर नहीं माने जाओगे। यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 4 हाउस प्रॉपर्टी एक्ट ख़त्म होता है। अगले रिवीजन लेक्चर में स्टार्ट करेंगे पीजीबीपी। तब तक के लिए थैंक यू, और मन लगा के पढ़िए, बस अभी ख़त्म।